नमस्ते बच्चों। कल की क्लास में हमने अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में पढ़ा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या महत्व है वहाँ पर, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है और उसकी आलोचना हमने पढ़ी। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी सामान्यतः अगर हम देखें तो अमेरिका में जो अमेरिका के नागरिक हैं वो न्यायिक पुनर्विलोकन के समर्थक हैं और वह उसकी प्रशंसा करते हैं और अमेरिका के राजनीतिक जीवन में उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उसके विभिन्न कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सीमित शासन की कल्पना को साकार करना या सीमित शासन की अवधारणा को स्वीकार करना। तो अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन एक प्रकार से सीमित शासन के सिद्धांत का एक प्रकार से प्राप्ति का एक साधन है, क्योंकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने एक सीमित शासन की कल्पना की थी जिसमें सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियाँ सीमित और मर्यादित होनी चाहिए। तो इस आदर्श की प्राप्ति जो है वो अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर ही की जा सकी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के माध्यम से सरकार को अपनी सीमाओं में रहने के लिए विवश किया है। दूसरा, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। चूँकि हम जानते हैं कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का काम भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से ही करता है। केंद्र और राज्यों में जो शक्ति विभाजन की व्यवस्था की गई है उस शक्ति विभाजन की रक्षा का जो जिम्मा है वो सर्वोच्च न्यायालय पर ही सौंपा गया है, ताकि कोई भी एक अंग अपने कार्यक्षेत्र में निरंकुश न हो और मनमानी न कर सके। तीसरा महत्व है नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर सदैव ही नागरिकों के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति महत्वपूर्ण रूप से जागरूक है, चाहे वह युद्ध की स्थिति है, चाहे वो शांति काल की स्थिति है। न्यायाधीशों ने हमेशा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम किया है। फिर एक और महत्व है संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को गतिशीलता प्रदान करने का काम किया है, मतलब कि संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को गतिशील बनाए रखने का काम किया है। तो संविधान लागू हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अक्सर देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आता है उन परिवर्तनों में संविधान में एकदम संशोधन करना मुश्किल काम हो जाता है। तो यह काम जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर बिना किसी औपचारिक परिवर्तन के या संविधान में बिना किसी परिवर्तन किए हुए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान को ढालने का काम अमेरिका में न्यायपालिका ने ही किया है। जिस प्रकार संविधान की सुरक्षा का काम, संविधान के संरक्षण का काम, संविधान को नवीन आवश्यकता के अनुसार ढालने का काम अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने ही किया है। संविधान की व्याख्या का काम भी वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय का ही है। तो इस प्रकार वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विभिन्न निर्णयों से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को एक प्रकार से निरंतर काम करने का या उसको निरंतरता प्रदान करने का काम किया है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये अमेरिकी संविधान का एक महत्वपूर्ण तत्व या एक महत्वपूर्ण आधार है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान को किस प्रकार आगे बढ़ाती है और उसको गतिशीलता प्रदान करने का कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अमेरिका में यह शक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अक्सर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी आता है कि अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति और उसके कार्य, उसकी भूमिका का विवेचन या आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ अमेरिका की न्यायपालिका को हमने पढ़ा। फिर आगे आपके जो क्वेश्चन है एक एग्ज़ाम में जो अक्सर आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में
जो प्रशासकीय न्यायालय और प्रशासकीय विधि की जो व्यवस्था है, यानी कि फ्रांस की जो न्यायिक व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, उसमें महत्वपूर्ण है प्रशासकीय विधि और न्याय। फ्रांस यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रशासकीय विधि और न्याय की व्यवस्था प्रचलित है, और यह फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ हमने ब्रिटेन के संविधान में बच्चों पढ़ा था कि ब्रिटेन में किस प्रकार विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की या ब्रिटेन के संविधान का महत्वपूर्ण आधार है। उसी प्रकार हम देखें कि फ्रांस में प्रशासकीय विधि और न्याय की व्यवस्था वहाँ के संविधान की या वहाँ के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। तो ब्रिटेन और फ्रांस में जो ये दोनों व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये दोनों देश अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अपने नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षक मानते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन में विधि का शासन हमने पढ़ा ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम फ्रांस की प्रशासकीय विधि और न्यायिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, और अक्सर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता भी है। तो प्रशासकीय विधि क्या है, पहले हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रशासनिक विधि क्या है। विभिन्न विद्वानों ने प्रशासकीय विधि का अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो प्रशासकीय विधि का सामान्यतः अगर हम देखें तो प्रशासकीय विधि का तात्पर्य या अभिप्राय उस विधि से होता है जो सामान्य नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करती है या उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करती है। मतलब कि जहाँ सामान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाली विधियाँ अलग से होती है, उसको हम प्रशासकीय विधि कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसको विस्तृत रूप से अगर हम समझना चाहें तो डायसी की जो परिभाषा है वह उसको और स्पष्ट करती है। वह यह है कि फ्रांस की प्रशासकीय विधि प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों के वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर राष्ट्र सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर्मचारियों और जनता के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय और नियमन होता है। तो डायसी की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि प्रशासकीय विधि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित वह सिद्धांत होते हैं जो कि उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों और जनता के पारस्परिक संबंधों का, उनके व्यवहार के पारस्परिक जो नियम है उसका वह निर्धारण करने का काम करता है। यानी कि प्रशासकीय विधि सामान्य जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधों को निर्धारित करती है। यानी सामान्य जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधों में जो भी विवाद है तो वो प्रशासकीय विधि के द्वारा ही उसको सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार जेनिंग्स ने भी कहा है कि प्रशासकीय कानून केवल शासन से संबंधित नियम होते हैं और इसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान और निर्णय होता है। तो दूसरा इसका तत्व यह है कि प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान भी हमें प्रशासकीय विधि से ही होता है। तो इस प्रकार प्रशासकीय विधि जो है वो फ्रांस में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है या वहाँ के न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। और इसका क्या आधार है वहाँ पर, क्योंकि फ्रांस में हमने देखा कि राजतंत्र हुआ करता था कभी, और उन राजतंत्र में सरकारी अधिकारियों के लिए अलग से कानून हुआ करते थे। और ये प्रशासकीय विधि की जो उत्पत्ति हम देखें तो फ्रांस का जो प्राचीन जो राजतंत्र है फ्रांस के वह इसके लिए जिम्मेदार है। जैसा कि डायसी कहता है कि इसका क्रमबद्ध विकास हम देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्सुलन के संविधान से ही प्रारंभ हो जाता है। आज इसमें अनेक परिवर्तन हम देखें तो हो चुके हैं, लेकिन इसका मूल रूप या इसका मूल दर्शन आधार वही है। इसमें रोम का वैधानिक दर्शन और मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत ने फ्रांस में प्रशासकीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। प्रशासनिक अधिकारी चूँकि वो राज सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए उनका विशेष स्थान होता है और इसलिए उनको सामान्य नागरिकों से अलग स्तर पर रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि फ्रांस में राज्य पदाधिकारियों के लिए एक प्रकार से जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पर भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। और उसमें हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र
एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होने चाहिए। तो उस विचारधारा के अनुसार ही वहाँ पर जो कार्यपालिका के जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको न्यायपालिका से पूर्ण पृथक रखकर उनके लिए अलग से विधि और न्याय की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार हम देखें कि फ्रांस में प्रशासकीय विधि को अपनाने का एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है कि वहाँ न्यायाधीश जो है वो अधिकांश हम देखें कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध होते हैं और वह सरकारी अधिकारियों की समस्याओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए सरकारी अधिकारियों की समस्याओं को भली भांति समझने के लिए उनके लिए अलग से प्रशासकीय विधि और न्याय की व्यवस्था की गई, जो कि सामान्य विधि और न्यायालय से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र होती है। तो इस प्रकार जैसा कि नेपोलियन ने कहा था कि न्यायाधीश सरकारी पदाधिकारियों के शत्रु होते हैं, अतः सरकारी अधिकारियों को न्यायाधीशों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखना चाहिए। तो फ्रांस में ये विचार दर्शन जो है प्रशासकीय विधि को या न्याय को अपनाने का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें हम देखें कि रोम का जो एक दर्शन है, सिद्धांत है, वह भी इसको अपनाने में महत्वपूर्ण रहा है। रोम में जो विधि दर्शन है उसमें यह मान्यता थी कि राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है, इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारी भी एक साध्य की तरह होते हैं और इसलिए उनके लिए अलग से विधि और न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो सामान्य नागरिकों से पृथक और भिन्न हो।